क्या देश में पत्रकार को ईमानदारी से काम करने की सजा मौत होती है? क्या पत्रकार अपना काम सच्चाई के साथ नहीं कर सकता? अगर पत्रकार अपना काम सच्चाई से करे तो भ्रष्टाचार करने वाले दबंग पत्रकार को मौत की नींद सुला देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार के साथ यही हुआ है। हत्यारों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक में डाल दिया। सच्चाई को दफन करने की कोशिश की गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश आरोपी ठेकेदार रितेश के सेप्टिक टैंक से मिली है और इसी बीच इसी के विरोध की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर बीजापुर में ये पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। 1 तारीख को उस पत्रकार के भाई ने ये पूरी कंप्लेन दर्ज कराई थी क्योंकि पत्रकार मिल ही नहीं रहा था। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पर ये पत्रकार जो है वो काम कर रहा था और हजारों की तादाद में इस वक्त छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लोग इकट्ठा हुए हैं, पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग यहाँ पर की जा रही है। लगातार बीजापुर में सड़कों पर लोकतंत्र बचाओ के नारों के साथ, पत्रकार बचाओ के नारों के साथ लोग इकट्ठा हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बीजापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग और कई पत्रकार जो है इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर्स लेकर ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, पत्रकारों को बचाओ की पोस्टर्स लेकर ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ इस पत्रकार के साथ हुआ है, इस युवा पत्रकार के साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर कई गहरे सवाल खड़े करते हुए नजर आता है। आपको यहां पर जानकारी भी दे दें कि इस पत्रकार की जो लाश है वो सेप्टिक टैंक से मिली थी। पुलिस को जेसीबी चलाकर टैंक तोड़ना पड़ा था और इसी के बाद जो है मुकेश के शव बरामद किए गए थे और इसी के बीच कई सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ ये 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, कांग्रेस क्या पलटवार कर रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो बीजापुर में पत्रकार की मौत को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल लोकतंत्र से जुड़ा है, सवाल पत्रकारों से जुड़ा है, सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। उचित शर्मा है सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। उचित जी, जो कुछ इस वक्त छत्तीसगढ़ में हुआ है एक युवा पत्रकार के साथ, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। वो सवाल ये भी खड़ा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस जिसको कहा जाता है, क्या उसके साथ इस तरह की घटना होनी चाहिए? और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर पत्रकार की किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की पड़ताल करते समय ऐसा हादसा, इस तरह मौत के घाट उसे उतारा गया है। इससे पहले भी हमने कई ऐसे स्टोरीज और कई ऐसे स्कैम्स देखे हैं जहां पर अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जाती है तो क्या उसका हाल इस युवा पत्रकार की तरह होता है जैसा इन मुकेश के साथ हुआ है? देखिए, एक तो सबसे अहम चुनौती वहां बस्तर के क्षेत्र में अगर आप कहीं गए हो तो बस्तर के पत्रकारिता करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और वहां नो डाउट की करप्शन जो है वो थोड़ा सा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऑडिट हो नहीं पाती, बहुत सारे ऑफिसर वहां से नदारत रहते हैं, बहुत सारे कार्य को फिजिकली इंस्पेक्शन हो नहीं पाते, तो वहां भ्रष्टाचार की बड़ी संभावना है अपार तरीके से बनी हुई रहती है बनिस्बत मैदानी क्षेत्र से। तो वहां पे एक तो जर्नलिज्म बहुत टफ है और जर्नलिज्म अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं तो इस तरीके के कृत्य, हालांकि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ। और वही साइमल्टेनियसली कल रात का ही मामला कि सरकारी अधिकारी खुद एक रेंजर जो है वो प्रेस क्लब के सदस्य एक रिपोर्टर को धमकाते हुए उन्हें रिकॉर्ड किया गया कैमरों के सामने कि वो धमका रहे थे। तो उनके वो एक प्रेस क्लब के अहम सदस्य है वो। तो इसके ये अभी नहीं हो रहा है, लगातार मैं 20 वर्षों से इसको देख रहा हूँ और एक पेचीदा स्थिति बनी हुई है हमारे जो छत्तीसगढ़ के लेके जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके स्थिति थोड़ी सी लाल फीताशाही में अटकी हुई है, वो भी एक बड़ा कारण है। वो विधानसभा से तो पारित हो जाता है, राज्यपाल में फंस जाता है, राज्यपाल जी उसको अपने पास अटका के रखते हैं। वही अगर राज्यपाल को आप ज्ञापन देने जो पैदल यात्रा करके पद यात्रा करके राज्यपाल को अपना जो विज्ञप्ति है वो देना चाहते हैं, अपनी संवाद पे वो चर्चा और बहस चाहते हैं, उसका पत्र देने के लिए जब वो राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल का पूरा अमला, राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राज्यपाल के एडीसी अगर एक व्यवस्था नहीं दे पाते हैं कि आप पत्रकारों के ऑन बिहाफ ऑफ राज्यपाल अपनी विज्ञप्ति दे दें
उन्हें पहले गेट पे ही, जो बहुत दूर है, मुख्य गेट से काफी दूर है, उस गेट से ही रोक लिया जाता है, मानो किसी दल के या बड़े हुड़दंगी लोग हों, या किसी तरीके के बसें जलाने वाले उनका रिकॉर्ड रहा हो, और बहुत बड़ा कोई धार्मिक या संगठन हो जो जिन्होंने कलेक्ट्रेट जलाया हो या बसें जलाई हो, उस तरीके के दल ऐसा आ रहा हो, इस तरीके से उस व्यवहार किया गया, और उनका कोई भी व्यक्ति वहां तक, पत्रकारों को जहां तक तय हुआ था वहां भी जाने नहीं दिया गया। तो असंवेदनशीलता राज्यपाल के कार्यालय से भी दिखती है। राज्यपाल को बटुची जी, अंततः ऐसा क्यों? क्या जनता का प्रतिनिधित्व संभालने वाले कुर्सी पर बैठे लोग, क्या उनको ये शोभा देता है कि जनता अपने कंसर्न को लेकर अगर उनके दरवाजे पर पहुंच रही है तो उनको रोक दिया जाए, पुलिस वहां पर खड़ी हो जाए, बातचीत ही ना हो, संवाद ही ना हो? और जब संवाद नहीं होता है तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। ये तो ऐसे इश्यूज हैं जिनको फ्रंट फुट पर आकर, चाहे गवर्नर हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनको एड्रेस करना चाहिए। सवाल तो सिस्टम, सवाल प्रशासन, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन, सवाल ब्यूरोक्रेसी, सवाल रनिंग गवर्नमेंट से भी खड़ा होता है कि एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की इस तरह मौत हो जाती है, उसकी हत्या को अंजाम दिया जाता है, सेप्टिक टैंक से उसकी बॉडी निकाली जाती है। ये तो डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई उन तमाम, एक युवा पत्रकार जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लेकर एक कीड़ा रहा होगा और वो कई सारी स्टोरीज खंगालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये कितना गलत मैसेज उन तमाम जर्नलिस्ट को देने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, अगर वो करता है तो ये उसका हश्र होता है? क्या इसके लिए कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं होनी चाहिए? और अगर होती है तो क्या वो काम नहीं कर रही है, क्या वो एक्टिव नहीं है? जी देखिए, ये इतने हौसले बुलंद हैं इन तरीके के लोगों को, और धमकाने वाले लोगों को, या इस तरीके की निर्मम हत्या करने वाले ठेकेदारों के इस तरीके से हौसले बुलंद है कि मानो छत्तीसगढ़ में संविधान और कानून का राज रह ही नहीं गया है। हकीकत में ये आज जो कोई भी घटना हुई है, जो होना हुआ है, नृशंस हत्या हुई है, वो तो निंदनीय है। साथ में जो आज राज्यपाल ने ज्ञापन की व्यवस्था नहीं कर पाए या नहीं हो पाई, वो भी एक असंवेदनशीलता दिखती है। ये एक अपने आप में रेड टेपिज्म दिखता है। एक ऐसा लगता है मान लो अभी भी हम राजशाही युग में जी रहे हैं, और जो कहते आए पूरा हिंदुस्तान की एक मुखर आवाज कहती आई है कि अब राज्यपाल का पद अभी अप्रासंगिक हो गया है, कि जो संविधान के मुद्दों पे, जो कानून के मुद्दों पे पत्रकारों से चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुखद का समय क्या हो सकता है कि हम आखिर आस किससे लगाएं। आप देखिए कि वो किसी राजनीतिक दल, ठेकेदार एक राजनीतिक दल का सदस्य था, वो किसी को फंडिंग करता था, किसी के राज में उसने करोड़ों के ठेके लिए। तो राजनीतिक दल तो हैं, वो एक दूसरे से घालमेल करके ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हम अपनी बात लेके किसके पास जाए? आप बसते हैं संविधान के जो नायक है, संविधान के जो मुखिया है, वो है राज्यपाल, और राज्यपाल जी की तरफ से भी इस तरीके से असंवेदनशीलता झलकती है। तो ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। वहां जो हत्या हुई, कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े भी होते हैं। मैं आऊंगी आपके पास ओचे जी लौट कर। इसी बीच मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद भाई युकेश पुलिस वालों से बात करते हुए बेहद गुस्से में नजर आया। उनका क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, टैंक में डाला जाए। बस थोड़ा सा आवेश में मैं इन्हीं बातों को बहुत शालीन शब्दों में कह सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे बर्दाश्त कर दिया। मैं दुखी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। युकेश को सुन रहे थे आप, क्या उनके हालात है, उनके भाई हैं और उनको सुन रहे थे आप, उनमें गुस्सा था, मांग की जा रही थी कि इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने बताया कैसे कुछ उन्होंने सीखा है, उनके भाई ने कैसे पत्रकारिता सीखी है। हमारे साथ याज्ञवल्क्य मिश्रा जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जी, वो भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। ये क्या हो रहा है मिश्रा जी? ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो कई सारे सवाल हमें पूछने को मजबूर कर देती है। उनके परिवार वालों का क्या हाल है ये भी हम देख पा रहे हैं, जर्नलिज्म का क्या हाल हो रहा है ये भी दिख रहा है। राज्यपाल मिल नहीं रहे हैं, जर्नलिस्ट वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस जर्नलिस्ट को
समझाती हुई नजर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नजर आ रहा है, सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, और हम बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की करते हैं, हम बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस की करते हैं। कंचन, आपकी बात बिल्कुल वाजिब और सही है। तकलीफ, परेशानी के साथ अंतहीन प्रश्नों की श्रृंखला है, और ये कोई पहला मसला नहीं है। साई रेड्डी जैसे कई नाम हैं जो बस्तर में या सरगुजा में भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके साथ घटनाएं घटी हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात नहीं है ये। आप सामान्य रूप से भी जब पत्रकारिता करेंगे, जब आप खबर करेंगे, जब आप जिसको पत्रकारिता कहते हैं, जब वो करने निकलेंगे तो एक शक्तियों का समुच्चय होता है जो उससे प्रभावित होता है, और जब प्रभावित होता है तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो ये मुकेश की जो दुर्भाग्यजनक घटना है, ये उसी का एक प्रमाण कह लीजिए, या उसी की एक, जैसा मैंने कहा, अंतहीन श्रृंखला है। तो उस अंतहीन श्रृंखला में एक नाम है ये। इस बात की गारंटी कोई लेता हो तो ले, मगर फील्ड में घूमते हुए मैं तो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि छत्तीसगढ़ में इसके बाद किसी पत्रकार की हत्या नहीं होगी। ये यहीं पे पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि जो कुछ अगर आप वहीं पे बैठे बैठे अगर आप नेट कोई खंगालेंगी तो बड़ी कुशलता के साथ चीज़ें आप आरोप प्रत्यारोप के दौर में हैं कि जो आरोपी है या प्रमुख संदेही है वो संदेही कांग्रेसी है तो किस कदर कांग्रेसी है, यदि भाजपा से कोई कनेक्शन है तो कैसे कनेक्शन है, ये इस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं। पुलिस अभी जिन 3 आरोपियों को पकड़ी है अभी उसकी विवेचना चल रही है। अभी मूल प्रश्न अगर इस घटना से जुड़ा हुआ देखें तो अभी तो यही प्रश्न का जवाब मिलना बचा है कि जब मुकेश की जो हत्या हुई है इसका ब्यौरा क्या है, पीएम रिपोर्ट क्या कह रही है, डायटम रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। और जैसा कि सभी को पता है, डायटम रिपोर्ट की आवश्यकता तब पड़ती है जब ये पता करना पड़े कि मृत्यु पानी में डूबने से हुई या उसके पहले हो चुकी थी। तो अभी ऐसे कई प्रश्न हैं जो इस विवेचना से जुड़े हुए हैं, अभी उनका इंतजार है। और जैसा आपका मूल जो प्रश्न था जो कई हिस्सों में था, उसका सार यही है। फील्ड में रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ ये अंतिम नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता तो चलती रहेगी, पत्रकारिता तो लोग करते रहेंगे, शक्ति समुच्चय प्रभावित होता रहेगा। तो ये घटना कोई सबक बन जाए तो बहुत सुखद बात है। फिर ये मुकेश की मौत एक उसके प्रति श्रद्धांजलि होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन व्यवस्था को जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं जान पाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मिश्रा जी, इतनी कमजोर व्यवस्था क्यों? आप देखिए, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका इंक्लिनेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, और मैं कह रही हूँ अगर इंक्लिनेशन होता भी तो क्या उसकी जान, क्या उसको मौत के घाट उतार दिया गया होता? वो एक युवा पत्रकार जो दिन रात रिपोर्टिंग कर रहा था, स्टोरीज कलेक्ट कर रहा था, नक्सलिज्म को लेकर कई अहम बातें उसने लिखी थी। और खास तौर पर जब भी उस नक्सली बेल्ट का जिक्र किया जाता है, हमने कई बार सुना है, हमने कई बार पढ़ा भी है कि वहां पर सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हो। ये तमाम क्लॉजेज हैं जो हमें बताए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इस तरह एक युवा पत्रकार की मौत हो जाना, उसकी हत्या कर देना बहुत ही गंभीर विषय है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि कई सारे आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन जर्नलिस्ट की तरफ से जिनसे राज्यपाल मिलने को राजी नहीं है, ये व्यवस्था का फेलियर है। क्या आपको नहीं लगता कि व्यवस्था, प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, करंट गवर्नमेंट, फॉर्मर गवर्नमेंट, सबका फेलियर? उचित जी। जी कंचन जी एक बार सवाल दोहराएंगे छोटा सा? क्या उचित जी, आपको नहीं लगता ये सभी का फेलियर है? उनके परिवार वालों का क्या हाल था? उसके भाई को आप सुन रहे होंगे, जो हमने सुनाया कुछ दिन पहले। बिल्कुल यूकेश की बात भी मैं सुन रहा था इसी चैनल पे आपकी। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो ये सामूहिक रूप से आप जो बात कर रही थी कि जो स्थिति आपने इसके पहले की थी वो एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे थे आप। आदर्श स्थिति तो किसी काल में संभव नहीं थी और ना हो पाएगी, हम भी समझते हैं। मगर पत्रकारों के जो कानून को लेके, सुरक्षा कानून को लेके जिन बातों का अभी तक धरातल पे आ जाना चाहिए था, फिर उससे ना उसमें इतना लेट लतीफी और लाल फीताशाही क्यों, ये भी एक सवाल उठता है। ये निर्मम हत्या हुई जिसलिए निश्चित तौर पे निंदनीय है। लोगों में बहुत ज्यादा निराशा है, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है।
बावजूद इसके कि अगर आप एक तरफ इसे हम रोकने की बात करें, किस तरीके से थोड़ा कंट्रोल, रोक तो नहीं पाएगा, ये बात भी सत्य है। और ये जैसे याग्वाली जी कह रहे थे कि जिस तरीके से ये अंतिम हत्या नहीं मान सकते, इसको बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ कमी आप देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि पर जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको लेकर संजीदगी के साथ अच्छा सरकार को उचित जी, सोचना क्या आपको चाहिए। लगता है ठीक है कानून को संजीदगी के साथ अगर लिया जाए, उस पर वर्कआउट किया जाए तो चीजें बेहतर होंगी? हाँ, तस्वीर जरूर बदलेगी, लेकिन क्या वो प्रोटेक्शन मिल पाएगा? क्या वो रिस्क फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा जो आम जनता के साथ नहीं इन्वॉल्व रहता है, नहीं जुड़ा रहता है? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपने कई दौर की पत्रकारिता देखी है, कई सरकारें आपने आते जाते देखी होंगी। क्या हम उस एरा में आ गए हैं उचित जी, जहां पर एक पावरफुल इंसान जिसके पीछे कोई पॉलिटिशियन रहा हो या ना रहा हो, एक बिजनेस टाइकून, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर ऐसी अभद्र या कोई अगेंस्ट लाइन जाकर बात करते हैं तो वो हमें जान के जोखिम में डाल देती है? क्या हम उस इकोसिस्टम में हैं क्या? जी बिल्कुल, ऐसा हो चुका है कई बार। मेरे साथ भी ये चीजें मैंने फेस की है, हमारे साथ भी ये चीजें हो चुकी हैं। गाड़ियां तोड़ी गई, धमकाया गया है, पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग मैदानी क्षेत्र में जर्नलिज्म करते हैं और बहुत कम सरगुजा और बक्सर जाना होता है, मगर वहां बड़ी चुनौती होती है। वहां इस तरीके से जो जिस तरीके से वहां, एक तो मैं पहले भी आपको कहा कि वहां पे जो है मैदानी क्षेत्र के बनिस्बत वहां करप्शन ज्यादा है। और वहां अगर आप किसी तरीके का खुलासा करते हैं तो निश्चित तौर पे छोटी जगह है, तो वहां पे आप जो आर्थिक संपन्न लोग हैं उनसे आपका 36 का आंकड़ा होना लाजमी होता है। तो वहां पे वो लोग इतने संबल हैं, जिसका नमूना आप और हम मुकेश की हत्या के रूप में देख चुके हैं। इस तरीके से उनके हौसले बढ़े हुए हैं कि आप एक ऐसे पत्रकार का जो यूथ हो, अपने अपनी खबरों से लोगों को खुलासा करता हो, और वो अपनी खबरों से नहीं, वो राष्ट्रीय मीडिया को भी इतना सपोर्ट करते रहे। सभी जो भी छत्तीसगढ़ राजधानी से जो पत्रकार या दिल्ली से जो पत्रकार आते थे, उनका एक वो सूचना तंत्र थे, एक वो वहां पे एक उनका एक वो जगह ऐसी थी, उनका दफ्तर जो बीजापुर है, कि उन्हीं से सब खबरें जो है तैयार होती थी। या फिर उस नर्सरी थे अपने आप में, वो कुछ खबर, राष्ट्रीय खबर, जितने बड़े बड़े चैनल चलाते हैं और अपने आप को प्रथम चैनल कहते हैं, उन सब के सूत्रधार मुकेश चंद्राकर बहुत हद तक हुआ करते थे। कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो खबरों के ओरिजिनल और जमीन में जाके बहुत रिस्क लेके वो पत्रकारिता करते हैं। और अब जो वो खुलासा होता है तो सरकारें हिलती हैं, सत्ता हिलती है, सत्ता नसी हिलते हैं। अब वहीं पे इस तरीके के जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, जो सत्ता के साथ भी जुड़े रहते हैं, विपक्ष के साथ भी जुड़े रहते हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार एक आर्थिक संपन्नता होता है, वो इस तरीके के कृत्य करने में सफल हो जाते हैं। तो नो डाउट कि उनके मनोबल बड़े पीक पे हैं। अभी इस तरीके का माहौल छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। इसको अगर शांत भी करना है, बहुत हद तक थोड़ी सी गुंजाइश सुरक्षा कानून को लेकर अगर होती है, तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके की खबरों में, इस तरीके के अपराधों में थोड़ा सा ब्रेकर जरूर लगे। बिल्कुल, प्रफुल्ल पारे जी भी हैं, हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पारे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है जो इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो दिख रही है। उनके भाई का भी स्टेटमेंट, मुकेश के भाई का स्टेटमेंट हमने देखा, जहां उनमें गुस्सा है, रोष है, और जायज है गुस्सा होना, क्योंकि उन्होंने अपना भाई, उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। पता नहीं क्या ही बीत रही होगी उनके परिवार वालों पर, इसका अंदाजा वो और उसके परिवार वाले ही लगा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रफुल्ल जी इस बारे में? अभी जानकारी जो मिली है वो ये है कि जितने संदेही या जिन पर पुलिस को संदेह है इस हत्याकांड में शामिल होने का, उनमें लगभग सभी की गिरफ्तारी हुई है। और एक सूचना यह भी मिल रही है कि जो गंगालूर रोड है बीजापुर से, वहां पर तकरीबन 5 एकड़ की वन भूमि पर ये जो सुरेश चंद्राकर हैं, जिनको आरोपी माना जा रहा है, उनका अवैध कब्जा था उस जमीन पर। तो जिला प्रशासन वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है, ये एक सूचना प्राप्त हुई है। और इसके अलावा जांच भी जो है वो चल रही है, और अभी कुछ नतीजे पर एक आध दिन के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कि हत्या कैसे हुई, किस कारण से हुई, या क्या उसको बेहोश करके उस टैंक में डाला गया,
या फिर उस पर हमला करके उसकी जान लेकर के उसको उस टैंक में दफन कर दिया गया। तो ये सारी स्थिति जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है और गिरफ्तारियां हुई हैं। ठीक है, अब फिलहाल तो ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है प्रफुल्ल जी, लेकिन इन सब के बीच में उर्चित जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो हत्या है उसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व था? सिस्टम ने भी उसकी, मुकेश की हत्या कर दी, और पता नहीं न जाने कितने पत्रकारों की, इससे पहले भी कई और स्टेट से भी ऐसे खबरें आई हैं जहां पर किसी स्कैम को अनकवर करने की कोशिश जिस भी पत्रकार ने की वो बचा नहीं, और इसको लेकर कई चर्चाएं की गई है, काफी किताबें भी लिखी गई है। क्या एक एनवायरनमेंट, क्या एक सेफ्टी, क्या प्रोटोकॉल इन चीजों के लिए नहीं होना चाहिए? क्या कोई युवा पत्रकार अगर रिपोर्टिंग के लिए जा रहा है और वो इन चीजों को एनकाउंटर कर रहा है, तो ये हमें कई सारे सवाल नहीं खड़े? क्या आपको नहीं लगता है सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेदार है मुकेश की हत्या का? बिल्कुल, मुकेश की हत्या की पहली रिपोर्टिंग जो है वो सबसे पहले उनके भाई ने की थी, और उनको पुलिस और एसपी से उन्होंने बात की थी। तब से लेकर उन्होंने बहुत 3 दिन उसको बहुत ही लाइटली इस मैटर को लिया। जितने संजीदगी से वहां पे जिला प्रशासन को इसको लेना चाहिए था, तब नहीं लिया गया। जब पत्रकारों के दल ने खुद, आपको आश्चर्य होगा कंचन, कि पत्रकारों के दल ने आईजी से बात की, आईजी ने जब संज्ञान लिया है, तब ये जो आप और हम देख पा रहे हैं, तब ये संभव हो पाया। और आप जब आईजी की टीम और एक दल जब इंस्पेक्शन के लिए वहां गया, तो ये जगह पत्रकारों ने ही बताई कि इस जगह वो आया था और इस जगह नया स्लैब डला है इस सेप्टिक टैंक पे। तो ये स्लैब नया नया दिख रहा है और ये स्लैब चारों तरफ से पैक है। तो अमूमन ऐसा बनता नहीं है, उसमें एक जगह आदमी को उतरने चढ़ने के लिए एक जगह छोड़ी जाती है, तो वो जगह भी छोड़ी नहीं गई है। तो ये नया नया जो स्लैब बना है, इसमें लगता है कि कुछ इस पे, तो वो जगह जहाँ वो उनको दफनाया गया था, उस जगह का भी खुलासा लोकल साथी, पत्रकार साथी है, उन्होंने ही किया, और उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है जिला प्रशासन का, और उन्होंने मदद से ये चीज खोज के लाई कि यहाँ पे हो सकता है और यहीं पे नया स्लैब डला है, क्यों ना हो सकता है कि मार के उनको यहीं पे गाड़ दिया गया हो। तो संभावनाओं को देखते हुए तब वो जगह खोदी गई। तो जाहिर सी बात है कि जिला